हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ब्रोकन बॉन्डेज। और आज हम करने जा रहे हैं +1 इंग्लिश की हॉर्नबिल का 4th लेसन, जिसका टाइटल है लैंडस्केप ऑफ द शोल, आत्मा का भूदृश्य। और जिसकी जो राइटर्स हैं वो है नैथली ट्रोवी रॉय। ठीक है, इस पूरे लेसन के अंदर कंपैरिजन किया गया है एशियन आर्ट और यूरोपियन आर्ट के बीच में कि एशियन आर्ट का एसेंस क्या है और यूरोपियन आर्ट का एसेंस क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी। एक पुरानी कहानी है, टेल का मतलब होता है कहानी, छोटी कहानी। एक अद्भुत कहानी है, छोटी पुरानी है वो, एक चित्रकार के बारे में जिनका नाम था वू दाओजी, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे। हिज लास्ट पेंटिंग वाज ए लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्पायर जुआंगजोंग। और उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप था, उसे एक चित्र बनाना था किसी जगह का, जिसको आदेश दिया गया था, कमीशन दिया गया था। कोई तंग साम्राज्य था, उसके कोई शासक थे जिनका नाम था जुआंगजोंग, टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। और उन्होंने एक आदेश क्या दिया था कि वो क्या कर दें, एक महल की दीवार को सजा दें, उनके ऊपर कोई चित्रकारी बना दें। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन। जो चित्रकार था उसने अपने पूरे चित्रकारी को किसके पीछे ढक रखा था, एक पर्दे के पीछे ढक रखा था। सो ओनली द एम्पायर वुड सी इट, ताकि जो एम्पायर है, जो शासक है, वो ही उस वर्क को देख सके, वही उसकी चित्रकारी को देख सके। फॉर ए लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक जो एम्पायर था वो एडमायर का मतलब था प्रशंसा करता रहा था वंडरफुल सीन, जो अद्भुत दृश्य उसके अंदर दिखा रखे थे चित्रकारी के अंदर, जिनमें डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जंगलों को दर्शा रखा था, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को दर्शा रखा था, वाटरफॉल्स, पानी के झरने भी थे उसमें, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, और खुले आसमान के अंदर जिसका कोई अंत नहीं था, इतने विशाल आसमान के अंदर बादलों को तैरते हुए दर्शा रखा था। मैन ऑन हिली पाथ्स, आदमियों को चलते हुए दिखा रखा था पहाड़ी रास्तों पर से। बर्ड्स इन फ्लाइट, पक्षियों को उड़ते हुए दर्शा रखा था। लुक सायर, कहता श्रीमान जी देखिए, सेट द पेंटर, चित्रकार ने कहा, इन दिस केव, इस गुफा के अंदर, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो इस पर्वत की तलहटी में बनी हुई है, ड्वेल्स ए स्पिरिट, यहाँ पर एक आत्मा निवास करती है, आत्मा रहती है। ड्वेल का मतलब होता है टू लिव। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, जो चित्रकार था उसने अपने हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और जो एंट्रेंस था, जो दरवाज़ा था गुफा का, वो खुल जाता है। मीन ये सारे के सारे क्या हैं, ये इमेजिनरी सिचुएशंस हैं, काल्पनिक चीज़ें हैं, पर यहाँ पर वो बताया गया है कि आर्ट, जो एशियन आर्ट है, वो क्या अचीव कर सकता है। ओके, तो गुफा का जो दरवाज़ा था वो खुल जाता है। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, और अंदर का नज़ारा बड़ा ही भव्य था। स्प्लेंडेड का मतलब होता है मार्वलस, भव्य। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, किसी शब्द के द्वारा उसकी सुंदरता को बयान नहीं किया जा सकता, परे हैं वो सारे शब्द उसकी सुंदरता से। प्लीज़ लेट मी शो योर वे, यूर द मेजेस्टी द वे, श्रीमान महाराज मुझे रास्ता दिखाने की इजाज़त दीजिए, मैं ताकि आपको बता सकूं इसके बारे में। द पेंटर इंटर्ड द केव, जो पेंटर था वो उस गुफा के अंदर चला गया। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, पर जैसे वो उसके अंदर गया, बाहर का जो दरवाज़ा था वो बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिस्ड एम्पायर कुड मूव और अटर ए वर्ड, और इससे पहले कि जो हैरान, एस्टोनिस्ड का मतलब था हैरान, हैरान जो शासक था वो कुछ बोल पाता या हिल पाता, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, दीवार से पूरी की पूरी चित्रकारी क्या हो चुकी थी, गायब हो चुकी थी। नोट ए ट्रेस ऑफ वू दाओजीज ब्रश, एक भी निशान वू दाओजी की ब्रश का नहीं बचा था। वाज लेफ्ट मतलब कुछ भी निशान बाकी नहीं था। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और उस चित्रकार को दोबारा दुनिया में फिर कभी नहीं देखा गया। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, जो चीन की क्लासिकल एजुकेशन है, प्राचीन जो शिक्षा है, उनके अंदर इन शिक्षाओं का, इन कहानियों का बहुत ही बड़ा योगदान है। द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ दैम, जो जुआंगजी और कन्फ्यूशियस की जो किताबें हैं वो इन स्टोरीज से भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर, और ये जो कहानियाँ हैं वो मदद करती हैं किसकी, एक मास्टर की, एक अध्यापक की, टू गाइड हिज डिसाइपल, ताकि वो अपने शिष्य को क्या कर सके, गाइड कर सके, इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही दिशा में। बियॉन्ड द एनेक्डोट, और एनेक्डोट का मतलब होता है स्टोरीज, इन स्टोरीज से परे, दे आर डीपली रिवेलिंग, ये बहुत ही गहराई से बताती हैं, ऑफ द स्पिरिट, उस आत्मा के बारे में,
इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, जिनके अंदर ये जो आर्ट है वो कंसिडर करता है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी के बिल्कुल विपरीत। एंड अनदर फेमस वन, एक और भी प्रसिद्ध कहानी है अबाउट ए पेंटर, एक चित्रकार के बारे में, हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ ए ड्रैगन, जिसने एक ड्रैगन की आँख नहीं बनाई। ड्रैगन का मतलब है उड़ने वाली छिपकली। ही हैड पेंटेड, जो उसने खुद चित्रित किया था उसको। फॉर फियर, इस भय की वजह से, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि कहीं इसकी आंख बनाते ये पेंटिंग से गायब ना हो जाए ड्रैगन जो है वो। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर, और एक पुरानी कहानी है जो मेरा एक देशवासी है फ्लैंडर। फ्लैंडर यहाँ पर जो नैथली ट्रोविरॉय है वो फ्लैंडर देश की है, और ये वेस्टर्न यूरोप में एक जगह है। तो वो कहता है कि मेरा एक देशवासी है, फ्लैंडर्स है, जिसको मैं मानती हूँ दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, जिसे पाश्चात्य चित्रकारी का मैं सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मानती हूँ। एक ऐसी कहानी उसके बारे में भी है, और वो कहानी क्या है। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, 15वीं शताब्दी की बात है कि एंटवर्प नामक जगह पर ए मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटिन मिथसिस, एक मुख्य लोहार था जिसको क्वेंटिन मिथसिस के नाम से जाना जाता था। फेल इन लव, उसे प्यार हो जाता है विद ए पेंटर्स डॉटर, एक चित्रकार की लड़की से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट ए सन, जो लड़की के पिताजी थे वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे अपने दामाद को इन सच ए प्रोफेशन, कि उनका दामाद एक लोहार हो, वो नहीं चाहते थे। सो क्वेंटिन स्निक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, इसलिए जो क्वेंटिन है वो क्या करता है, स्निक का मतलब तो घुस जाता है पेंटर के स्टूडियो के अंदर। एंड पेंटेड ए फ्लाई, और एक मक्खी बना देता है ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, उस बिल्कुल नए फलक के ऊपर, जो पैनल था उसके ऊपर। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, और इतनी वास्तविकता के साथ में बनाता है। डेलिकेट रियलिज्म का मतलब था हू बहू। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वॉट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, और मास्टर को पता चला उससे पहले उसने उसको उड़ाने की कोशिश की, बाद में उसे रियलाइज हुआ होता है कि ये तो कोई मक्खी वास्तविक नहीं है, वास्तविक मक्खी की तरह चित्रकारी की गई है। जब उसे पता चला उससे पहले उसने एक बार उसको स्वॉट करने की कोशिश की। स्वॉट का मतलब था उड़ाना। क्वेंटिन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस, और क्वेंटिन को तुरंत क्या कर लिया गया, एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया इनटू हिज स्टूडियो, उस चित्रकार के द्वारा अपने स्टूडियो में। ही मैरिड हिज ब्लड, क्वेंटिन मिथसिस ने अपनी प्रेमिका से शादी भी की। एंड वेंट टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपने युग के महानतम चित्रकारों में उसका नाम भी शामिल हुआ। दीज टू स्टोरी इलस्ट्रेट, ये दो की दो कहानियाँ, एक क्वेंटिन मिथसिस की है, दूसरा वू दाव जी की, ये दोनों की दोनों कहानियाँ इलस्ट्रेट करती हैं, बखान करती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव, कि दोनों की दोनों जो कला के रूप है वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ए परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, यूरोप की जो चित्रकारी है वो बिल्कुल एक भ्रम बनाने वाला काम करती है, हूबहू चित्रकारी बनाने का काम करती है, जबकि जो एसेंस है, सार है आंतरिक जीवन का और स्पिरिट का, आत्मा का, वो आपको एशियन चित्रकारी के अंदर देखने को मिलता है। इन द चाइनीज़ स्टोरी, अगर हम चाइनीज़ स्टोरी की बात करें, द एम्पायर कमीशंस ए पेंटिंग, जो एम्पायर है, शासक है, वो आदेश देता है एक पेंटिंग बनाने की, और उसको अप्रिशिएट भी करता है, उसकी प्रशंसा भी करता है। आउटर अपीयरेंस, जिस प्रकार से बाहर से जैसे वो चित्रकारी दिखाई दे रही थी उसकी प्रशंसा करता है वो काफ़ी देर तक। बट द आर्टिस्ट रिवेल टू हिम, पर जो आर्टिस्ट है उसे बताना चाहता है द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, कि उसके वर्क का, जो उसने चित्रकारी की है, उसका वास्तविक मतलब क्या है। द एम्पायर में रूल ओवर द टेरिटरी, जो शासक है वो तो केवल उस क्षेत्र पर क्या कर सकता है, रूल कर सकता है, शासन कर सकता है। ही हैज़ कनक्योर्ड, जिसने उसको जीता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नो द वे विद इन, पर जो अंदरूनी रास्ता जो है, चित्रकारी के अंदर घुसने का जो रास्ता है, वो केवल आर्टिस्ट ही जानता है। लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाने दो। द दाओ, ये वो वर्ड है जिसको हम दाओ बोलते हैं। ए वर्ड, एक ऐसा शब्द दैट मीन्स बोथ द पाथ और मेथड, दोनों, क्या मतलब निकलता है इसका, बोथ पाथ और द मेथड, या तो वो रास्ता या वो तरीका, एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड के जो रहस्यमय कार्य हैं उनके बारे में, कि मुझे रास्ता दिखाने का इजाज़त दें। द पेंटिंग इज़ गोन, चित्रकारी तो चली गई, बट आर्टिस्ट हैज़ रिच्ड हिज गोल, पर जो आर्टिस्ट है, वो जो चित्रकार है, वो अपने गोल को, जो उसके मन में जो इमेजिनेशन चल रही थी कि मुझे आत्मा इस गुफा के अंदर जाना है, उसने वो प्राप्त कर लिया।
बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, मतलब मटेरियल अपीयरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के छूने से, काफ़ी परे उन चीज़ों से जो छूने से प्राप्त होती हैं। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज़ नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। जो क्लासिकल, जो प्राचीन, जो चाइनीज जो लैंडस्केप है, जो चाइनीज चित्रकारी है, उसका मतलब रिप्रोड्यूस करना नहीं है एक्चुअल व्यू। जैसे वो कोई चीज़ दिखाई देती है वैसे का वैसा दिखाने का काम नहीं करती जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप है। एज वुड, जैसे कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग करती है। फिगरेटिव पेंटिंग का मतलब होता है एज ओरिजिनल, ठीक है, जैसे दिखाई देती है। जैसे कि पाश्चात्य जो फिगरेटिव पेंटिंग है जो दिखाने का काम करती है, वो चाइनीज लैंडस्केप दिखाने का काम नहीं करता। वेयर्स द यूरोपियन पेंटर वांट यू टू बोरो हिज आइज, जबकि जो यूरोपियन पेंटर हैं जो फिगरेटिव पेंटिंग का काम करते हैं, हूबहू पेंटिंग बनाने का काम करते हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे? टू बोरो हिज आइज, कि आप उसकी आंखों से देखें। एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, और उस विशेष चित्रकारी को देखें एग्जैक्टली एज ही साइट, ठीक उसी प्रकार से जैसे चित्रकार ने उसको देखा था। फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष कोण की सहायता से, एंगल से। द चाइनीज पेंटर डजंट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि जो चीनी चित्रकार है वो एक दृष्टिकोण नहीं चाहता आपसे। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट ए रियल वन, उसका जो लैंडस्केप है, जो चित्र है, वो कोई वास्तविकता पर आधारित नहीं है। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप उसके अंदर, उसकी चित्रकारी के अंदर कहीं से भी प्रवेश कर सकते हो। देन ट्रैवल इन इट, तब इसके अंदर आप यात्रा कर सकते हो, आप खुद की इमेजिनेशन भी उस चित्रकारी के अंदर जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे चित्रकार ने देखा था वैसा का वैसा बना दिया, और आपसे भी वो वही डिमांड करे कि आप भी उसी प्रकार से उस चित्र को देखें जिस प्रकार से चित्रकार ने पहले उसको देखा था और उसके बाद में उसे बनाया है। तो ऐसा नहीं चाहता चाइनीज जो पेंटर है, वो ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट के अंदर से उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, फिर उसके अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, उस चित्रकारी के अंदर खुद की इमेजिनेशन शामिल कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन, और ये जो आर्टिस्ट है, जो चित्रकार है, वो आपकी आंखों के लिए एक रास्ता तैयार करता है। ठीक है, टू ट्रैवल, ताकि आप ये ट्रैवल कर सकें उसकी चित्रकारी के अंदर, अप एंड डाउन, आगे पीछे, एंड बैक अगेन, दोबारा से वापस आ सकते हैं इन ए लेसरली मोमेंट। लेसरली का मतलब होता है फुर्सत वाले पलों के दौरान, ठीक है, या हल्के हल्के चलते हुए। मोमेंट का मतलब होता है चलना, तो बहुत ही आराम से फुर्सत से चलते हुए आप क्या कर सकते हैं उसकी चित्रकारी के अंदर, मतलब अपनी इमेजिनेशन की सहायता से घूम सकते हैं। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो, और ये बात और भी ज़्यादा सच साबित होती है अगर आप दाएं से बाएं स्क्रॉल कर रहे हैं चित्रकारी के अंदर, इन विच, जिसके अंदर द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन, धीरे धीरे आपके सामने एक सेक्शन खुलता है चित्रकारी का, ऑफ द पेंटिंग, जो चित्रकारी है उसका। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, और तभी रोल अप हो जाता है, सिमट जाता है, और आपके सामने एक दूसरा जो सेक्शन है वो खुल जाएगा। एट ए डायमेंशन ऑफ टाइम, और इन चीज़ों के दौरान आपके साथ साथ में एक समय का आयाम भी जुड़ता चला जाएगा। डायमेंशन ऑफ टाइम का मतलब था समय का आयाम जुड़ता चला जाएगा, विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जो दूसरी चित्रकारी में देखने को नहीं मिलता। इट आल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, हाँ, इसके लिए जो व्यूअर है, जो दर्शक है, उसकी बिल्कुल सही भागीदारी भी होनी चाहिए। एक्टिव का मतलब होता है वो एक्टिव हो, सजग भागीदारी की ज़रूरत है। हु डिसाइड, जो निश्चित करता है, एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, कि वो चित्रकारी में किस प्रकार से पेस करेगा, इधर उधर घूमेगा, मतलब अपनी इमेजिनेशन किस प्रकार से तैयार करेगा। तो पार्टिसिपेशंस की भी सहायता जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। और पार्टिसिपेशन भी किस प्रकार का? ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एक ऐसा पार्टिसिपेशन, एक ऐसी भागीदारी जो आपकी शारीरिक भी हो और मेंटली भी हो, ठीक है, दिमागी रूप से भी हो। द चाइनीज़ पेंटर डजंट यू वांट यू टू बोरो हिज आइज, जो चाइनीज़ पेंटर है वो नहीं चाहता कि आप उसकी की आंखों से देखें उस चित्रकारी को। ही वांट यू टू इंटर हिज माइंड, वो तो चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसें। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, क्योंकि जो लैंडस्केप उसके द्वारा बनाया गया है वो आंतरिक है, स्पिरिचुअल आत्मिक है, एंड कंसेप्चुअल स्पेस, और आध्यात्मिक विचारों वाला है, ठीक है, आध्यात्मिक विचार की उसके अंदर जगह है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई, और इस कंसेप्ट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो, किसकी सहायता से? सेंसुई की सहायता से बता सकते हो। लिटरेरी माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक, लिटरेली का मतलब होता है शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ है जिसका माउंटेन वाटर, पर्वत का पानी, पर्वत पानी, ठीक है।
विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जिसको मिलाकर क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, लैंडस्केप के शब्द को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, दो से ज़्यादा तत्व किसी भी तस्वीर के, दीज रिप्रेजेंट टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये एक दूसरे के पूरक ध्रुवों को दिखाने का काम करते हैं। कम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक, एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट। रिफ्लेक्टिंग द दायोस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं जो दायो का व्यू था, दृष्टिकोण था इस ब्रह्मांड के लिए, उसको दर्शाने का काम करते हैं। मीन द माउंटेन इज यंग, जो पर्वत है वो यंग को दर्शाने का काम करता है। और यंग क्या है यहाँ पर, रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड हेवन, जो आसमान की तरफ ऊपर स्वर्ग की तरफ बढ़ रहा है। स्टेबल, एक जगह पर स्थिर है, वोम गर्म है। एंड ड्राई इन द सन, और सूरज के अंदर सूखा हुआ है। वाइल द वाटर इज yin, जबकि पानी है उसको yin दर्शाया गया है। हॉरिजेंटल है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर ही है मौजूद। फ्लूइड, और तरल अवस्था में है। मॉइस्ट, नम है। एंड कूल, और ठंडा है। द इंट्रैक्शंस ऑफ yin, द रिसिप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, और इंट्रैक्शंस का मतलब होता है मिलान, एक दूसरे से मिल जाना। और जो इंट्रैक्शंस है, जो मिलान होता है किसका, yin का, जो वाटर है। और ये yin है क्या, रिसिप्टिव, रिसिप्टिव का मतलब होता है ग्रहणशील। फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी जो है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसका फेमिनाइन एस्पेक्ट है ये। फेमिनाइन का मतलब होता है स्त्री, स्त्री बोधक, स्त्री पहलू है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम यंग बोलते हैं, एक्टिव है, चुस्त है, और मस्कुलाइन है, पुरुष जाति का बोध कराता है। इच ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और जब इनका इंटरेक्शन होता है तो यही क्या बन जाता है, फंडामेंटल नोशन बन जाता है, एक अवधारणा बन जाती है। फंडामेंटल का मतलब था आधारभूत, अवधारणा बन जाती है दाओइज्म की। वट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, कई बार एक तीसरे तत्व को अनदेखा कर दिया जाता है, ओवरलुक्ड कर दिया जाता है। द मिडल वर्ड, बीच की जो वॉइड है, शून्य है, उसको। वेयर दियर इंट्रैक्शंस टेक प्लेस, जहाँ पर इनका इंट्रैक्शन होता है, जहाँ पर इनका मिलान होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और आप इसको कंपेयर कर सकते हो एक योग की अभ्यास से, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं। ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट, सांस अंदर लेना, रिटेन रोकना, एंड ब्रीद आउट, और सांस बाहर छोड़ना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज़ द वॉइड वेयर मेडिटेशन ओकर, और जहाँ पर ये हमारी जो सांस है रुकती है, ये वही वॉइड है जहाँ पर हमारा ध्यान शुरू होता है। द मिडल वर्ड इज एसेंशियल, जो बीच की जो शून्य है वो बहुत ही ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, इसीलिए तो चीनी जो लैंडस्केप है, चाइनीज जो लैंडस्केप है, उसके अंदर वाइट अनपेंटेड जो स्पेस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं पर तो हम अपनी इमेजिनेशन को क्या कर सकते हैं, स्वरूप दे सकते हैं, नया रूप दे सकते हैं। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड ए फंडामेंटल रोल, और यही वो जगह है जहाँ पर इंसान को एक बहुत ही आधारभूत भूमिका मिलती है। इन दैट स्पेस, उसी जगह के अंदर, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जहाँ स्वर्ग और जो पृथ्वी है उनके बीच में, ही बिकम द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस, वो कम्युनिकेशन का, संचार का एक वाहक बन जाता है, कंड्यूट बन जाता है, बिटवीन बोथ पोल ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच में। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, इन इसकी मौजूदगी बहुत ही ज़रूरी है। इवन इफ़ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, चाहे ये सुझाव मात्र ही क्यों ना हो, लेस मात्र ही क्यों ना हो, ठीक है। फार फ्रॉम बींग लॉस्ट और अप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक, ही इज़ इन फ्रेंकोइज चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशंस द आइज ऑफ लैंडस्केप। यहाँ पर इसके अंदर बता रखा है कि जो इंसान है वो क्या है, चाहे वो खोया हुआ हो कहीं दूर, या फिर ऑप्रेस्ड, उसके ऊपर दबाव हो, लॉफ्टी पीक, उन ऊंची ऊंची चोटियों का, ही इज, फिर भी वो क्या है, जो इंसान है वो क्या है, द आइज ऑफ लैंडस्केप, इस भूदृश्य की आंखें, क्योंकि उसको अप्रिशिएट करने का काम इंसान का ही है। और ये द आइज ऑफ लैंडस्केप, इंसान को द आइज ऑफ लैंडस्केप किसने बोला है, फ्रैंकोइज चैंग की एक बहुत ही अद्भुत अभिव्यक्ति है। इसने इंसान को क्या बना दिया है, आइज ऑफ लैंडस्केप बना दिया गया है, कि यही क्या करेगा, लैंडस्केप की प्रशंसा करेगा, उसकी चित्रकारी की प्रशंसा करेगा। इसी लेसन के अंदर एक वृंदा सूरी के द्वारा लिखा गया कोई हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक कॉलम है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, ठीक है। मीन आउटसाइडर आर्ट है क्या, क्या इस चीज़ के बारे में बताया गया है वो देखते हैं एक बार। देखिए, व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे, कोई फ्रेंच पेंटर था, चित्रकार था फ्रेंच का,
जिसका नाम जीन डुबुफे था, मूट किया था उसने। मूट का मतलब प्रतिपादित किया था, बताया था, कंसेप्ट ऑफ आर्ट बर्ट। आर्ट बर्ट का मतलब था बाहरी कला, ठीक है। इन 1940 1940 के अंदर उसने इस कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित किया था, इसके बारे में बताया था। द आर्ट ऑफ अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये किन लोगों की कला है? ऑफ अनट्रेंड विजनरी। अनट्रेंड का मतलब होता है अप्रशिक्षित, विजनरी का मतलब होता है दार्शनिक जो लोग होते हैं। तो ये अनट्रेंड विजनरी है, वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिनका बहुत ही क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, बहुत ही कम लोग यहाँ पर रुचि लेते हैं। एक ऐसी कला के बारे में बताया गया था। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग, शुरू शुरू में तो ये बिल्कुल लगभग छिपी हुई थी। वेल्ड का मतलब होता है पर्दे के पीछे। Outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। और हाँ, ये जो आउटसाइडर आर्ट है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या बन गई, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, कंटेम्प्रेरी का मतलब था समकालीन, जो आर्ट है, कला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला रुचि का क्षेत्र बन गया था आउटसाइडर आर्ट जो है वो। दिस जेनर, ये जो शैली है, इसको डिस्क्राइब किया गया है एज द आर्ट ऑफ दोज, उन लोगों की कला हु हैव नो राइट, जिनको कोई अधिकार नहीं है टू बी आर्टिस्ट, कलाकार कहलाने का। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई औपचारिक ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया, फिर भी शो टैलेंट, वो अपना टैलेंट दिखाते हैं और आर्टिस्टिक इंसाइट और अपना अंदर के कलाकार को दिखाने का काम करते हैं। देयर वर्क आर ए स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, और ये कंट्रास्ट पैदा करती हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिखाने का काम करती हैं। जो मेन स्ट्रीम ऑफरिंग है, जो मुख्य धारा की जो कलाकृति है, उनसे मिलती जुलती, इनका काम भी उनके बराबर का ही है। अराउंड द टाइम डुबुफे वाज प्रोफाउंडिंग हिज कंसेप्ट, और उस समय जब ये जो डुबुफे थे, जो फ्रेंच पेंटर थे जीन डुबुफे, जब ये इस कॉन्सेप्ट को प्रोपाउंड कर रहे थे, इधर उधर फैला रहे थे, बता रहे थे, तो भारत के अंदर एक अनट्यूटर्ड जीनियस, एक अप्रशिक्षित प्रतिभाशाली इंसान ने क्रिएट कर दिया पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब स्वर्ग बना दिया था। ईयर्स अगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन, और काफ़ी साल पहले एक छोटा सा हिस्सा था जंगल का जो उन्होंने साफ करना शुरू किया था। टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, एक खुद के लिए क्या बनाना है, बगीचा बनाना। स्कल्प्टेड विद स्टोन, जो पत्थरों से भरा था। रिसाइकल्ड मटेरियल्स, और जो रिसाइकल मटेरियल होता है जिनको हम फेंक देते हैं बाहर, उस मटेरियल से बना था, जिसको संसार आज रॉक गार्डन के नाम से जानता है। और ये रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर, इसके 80 साल के बूढ़े क्रिएटर या डायरेक्टर जिनको हम बोलते हैं, जिनका नाम नेक चंद है, इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। आज इनको हेल किया जाता है, जाना जाता है भारत में सबसे ज़्यादा बाहरी कला के रूप में योगदान देने के लिए। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रा विजन, ए यूके बेस्ड मैगजीन, पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस, एक मैगजीन है, यूके बेस्ड मैगजीन है, जिसका नाम है रा विजन। इन्होंने अपने 50वें अंक के अंदर, जो स्प्रिंग 2005 में छपा था, पायनियर है ये, पायनियर का मतलब था सर्वोच्च है ये, आउटसाइडर आर्ट की पब्लिकेशन करता है, उसका प्रकाशन करती है, उन चीज़ों के बारे में छापती है। इसने नेकचंद को फीचर किया था, मतलब उसके बारे में बताया था। एंड इज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल, और इसका एक स्कल्पचर है, इसकी एक कलाकृति है, वुमेन बाय द वाटरफॉल, एक झरने के पास में औरतें, ऑन इट्स एनिवर्सरी इशूज कवर, और इसने अपने एनिवर्सरी इशू कवर पर इसको छापा था, इस तस्वीर को छापा था। The notion of art, bought or raw art, was the work that were in the raw state as regard cultural and artistic influence। और ये नोशन है, जो अवधारणा है आर्ट ब्रट की या रा आर्ट की, मतलब कच्ची कला की, ये वो काम है जो अपनी, अगर हम उसके सांस्कृतिक या फिर कलाकृतिक प्रभावों की बात करें तो वो अपनी कच्ची अवस्था में होता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टीन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी द मटेरियल ऑफ फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट। और हाँ, किसी भी चीज़ से लेकर और हर चीज़, चाहे वो टीन हो, चाहे डब्बा हो, चाहे वो सिंक हो, चाहे टूटी हुई गाड़ी ही क्यों ना हो, कुड बी द मटेरियल, वो एक वस्तु बन सकती है कला के काम के लिए। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट, और शायद इसी चीज़ के लिए नेकचंद को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त हुई। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम्स। और यहाँ पर बताया गया है कि अपने इस काम की पहचान के लिए, इस कला की पहचान के लिए, उनको एक
ये एक आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी है। टेस्टिमोनी का मतलब होता है, इसका मतलब सबूत, ठीक है। टेस्टिमोनी का मतलब होता है सबूत है। और ये इसमें बताया गया, रिकॉग्नाइज हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम। मीन उसकी कृति की पहचान इस प्रकार से की गई है कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा पैदा किए गए अंतर की शानदार अभिव्यक्ति जब वह अपने सपने को क्या करता है, साकार करता है। तो वो किस प्रकार से कर सकता है, व्हेन ही लिव हिज ड्रीम, जब वो अपने सपनों को साकार करता है तो उसके द्वारा दिखाई गई एक शानदार अभिव्यक्ति। ओके। द स्विस कमीशन, और जो स्विस कमीशन है यूनेस्को का, उसने क्या किया है, ऑनरिंग हिम, उसको ऑनर किया है, उसको भी क्या दिया है, एक सम्मान दिया है नेकचंद को, बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, यूरोप के अंदर उसकी प्रदर्शनी लगाकर, उसके काम की प्रदर्शनी को लगाकर। द 5 मंथ इंटरेक्टिव शो, 5 महीने चलने वाला एक इंटरेक्टिव शो है, रेल्म्स ऑफ नेकचंद, नेकचंद का कार्य, बिगिनिंग अक्टूबर, जो अक्टूबर से शुरू होगा, विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। और जो मुख्य अग्रणी जो म्यूजियम है, चाहे वो स्विट्जरलैंड का हो, बेल्जियम का हो, फ्रांस का, इटली, वहाँ पर इनको एक्सपोज किया जाएगा इनकी काम को। द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन, सबसे बड़ा इनाम है बगीचे के अंदर चलते हुए, एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशंस, और लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए जो क्रिएशन है, जो मैंने बाग बनाया है, उसका आनंद उठाते हुए नेकचंद कहते हैं कि ये सबसे बड़ा ही रिवार्ड मेरे लिए है। ठीक है। बृंदा सूरी के द्वारा लिखा गया था हिंदुस्तान टाइम के अंदर 28 अगस्त 2005 को। तो ये है डियर व्यूअर्स लैंडस्केप ऑफ द शोल का पूरा ट्रांसलेशन, और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो लेख इसमें लिखे गए हैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो नेथली ट्रोविरोय के द्वारा लिखाया गया है। इसमें बताया गया है एक जो लेखक है वो चीनी कला की प्रशंसा करता है, यूरोपियन कला की तुलना एशिया कला से भी करता है, और यूरोप में कला का जो लक्ष्य होता है वो पूर्ण रूप से भ्रम पैदा करने वाला होता है, और एशिया की जो कला है वो आंतरिक जीवन और आत्मा को दर्शाने का काम करती है। जबकि दूसरा जो पार्ट है इस पाठ का वो बाहरी कला के बारे में है। यह उन लोगों की कला है जो मूल रूप से कलाकार तो नहीं है, कला में उनके पास में कोई औपचारिक प्रशिक्षण भी नहीं है, फिर भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाई है। चंडीगढ़ का जैसे रॉक गार्डन है वो इसका एक उदाहरण है। कला में किसी औपचारिक प्रशिक्षण के बिना नेकचंद ने पत्थर, टीन, टूटी हुई कार से लेकर हर चीज़ जो बेकार वस्तु है उससे कला की एक बहुत ही अद्भुत चीज़ बनाई है जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका लैंडस्केप ऑफ द शोल लेसन। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा।